हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुमन मौर्य। और आज हमारा जो डिस्कशन चल रहा था बायोमॉलिक्यूल्स यूनिट का, आज उसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी थोड़ी थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी थी, जैसे वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं जनरली, और जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको हम कहते क्या हैं, और सारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको हमने क्लासीफाई किया था कि कौन से अमाइनो एसिड्स एसिडिक होते हैं, कौन से अमाइनो एसिड्स बेसिक होते हैं, या उनमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। होप्स आपने देखी होगी वो। आज हमारा सेकेंड क्लास है, ठीक, और इसमें आज हम देखने वाले हैं ज़्विटर के बारे में, ज़्विटर फॉर्मेशन और पीआई कैलकुलेशन वगैरह के बारे में। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे, और बहुत यूनिक, बहुत सिंपल सा है, तो आप आसानी से इसको कवर कर लेंगे। तो आज हमारा ज़्विटर चलने वाला है। ठीक, तो ज़्विटर बेसिकली होते क्या हैं? देखिए, मैंने अमाइनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि वो कैसे होते हैं। मैं एक अमाइनो एसिड ड्रॉ करती हूँ, मान लो मैंने एलेनिन ड्रॉ किया। अब देखिए, मैंने बताया था कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके पास एसिडिक ग्रुप भी होते हैं, उनके पास बेसिक ग्रुप भी होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसके पास टेंडेंसी है कि ये H+ लूज भी कर दे। दूसरा, इसके पास जो बेसिक ग्रुप है उसकी वजह से इसके पास टेंडेंसी होती है कि ये H+ को एक्सेप्ट भी कर ले। तो अभी तो देखिए ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने इसको इधर बना दिया। देखिए, मैं इसके कुछ 3 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको क्लासीफाई करती हूँ। ठीक, ये मैंने एलेनिन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मैंने एलेनिन का स्ट्रक्चर बनाया और मैंने उसको 3 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट केस में देखिए मैंने क्या किया। फर्स्ट केस में जो मैंने नाइट्रोजन था उसको मैंने प्रोटोनेट कर दिया, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव बना दिया। सेकंड केस में मैंने नाइट्रोजन को भी प्रोटोनेट कर दिया, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन था COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था उसमें से H+ को लूज करवा दिया। इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आ चुका है। और थर्ड वाले केस में मैंने सिर्फ यहाँ पे COOH के पास से सिर्फ H+ को रिमूव करवाया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो स्पीशीज़ है आपकी फर्स्ट वाली स्पीशीज़ है, इसके पास इसकी क्या टेंडेंसी रहेगी कि अब आप इसको किसी भी सॉल्वेंट में डालते हो तो इसके पास एक ही कंडीशन रह गई है बाकी, कि ये सिर्फ अपने H+ को लूज़ कर सके। H+ यहाँ से भी जा सकता है और H+ यहाँ से भी लूज़ किया जा सकता है। इस वजह से ये जो ग्रुप है इसको आप एक तरीके से एसिडिक ग्रुप कह सकते हो। एलेनिन इस टाइम एसिडिक नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंड कंडीशन में क्या है, सॉरी इसको डिस्कस करते हैं बाद में। थर्ड वाले में क्या है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ने अपना H+ पहले से लूज करके यहाँ पे ये नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इसके ऊपर, और ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता है। देखिए अब इसकी क्या टेंडेंसी है, अगर आप इसको किसी भी सॉल्वेंट में डालते हो तो इसके पास एक ही कंडीशन अब रह गई है इसकी कि ये H+ को एक्सेप्ट कर सके, चाहे इस नेगेटिव चार्ज से, चाहे इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अब यहाँ पे सिर्फ ये बेस की तरह एक्ट कर सकता है, इसलिए ये जो अभी अमाइनो एसिड हमने फॉर्म किया ये क्या है, ये बेसिक नेचर का हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया बेसिक नेचर का। लेकिन ये जो मैंने मिडिल में बना रखा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है इस वाले साइड से, और यहाँ पे ये H+ को लूज भी कर सकता है नाइट्रोजन वाले साइड से। ठीक है, तो अगर कोई स्पीशीज जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो, नेगेटिव चार्ज भी हो, और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में, इक्वल अमाउंट में हो, तो मतलब इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और जितना नेगेटिव चार्ज बन रहा है, अगर वो इक्विवेलेंट हो जाए तो ऐसे आयंस को आप क्या कहोगे, ज़्विटर आयन कहते हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो स्पीशीज़ है वो पॉजिटिव आयंस भी इसके पास में है और इसके पास नेगेटिव आयंस भी हैं, और वो भी इक्विवेलेंट अमाउंट में, इसलिए ऐसे आयंस को आप क्या कहते हो, ज़्विटर आयन कहते हो। ठीक, क्लियर है। ये तो हो गया कि कौन से स्पीशीज़ को आप ज़्विटर आयन कहते हो। अब आपको जैसे मैंने कुछ अमाइनो एसिड्स दे दिए, तो आप उनके ज़्विटर आयंस कैसे फॉर्म करोगे, कौन सा, जैसे आपने देखा है कुछ बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं तो उनमें 2 नाइट्रोजन ग्रुप्स, जैसे 2 अमीन्स पाए जाते हैं। मान लो मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ,
अब अगर ये लाइसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर में मैंने कल ऑलरेडी बता रखा था कि कौन से स्ट्रक्चर कौन से अमीनो एसिड के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक COOH ग्रुप है और 2 NH2 ग्रुप है, ये बेसिक अमीनो एसिड हो गया। लेकिन अगर मैं इसका ज़्विटराइड फॉर्मेशन करना चाहूँ तो मैं कौन से आयंस को प्रोटोनेट करूँगी, कौन से में से H+ को रिमूव करवाऊँगी। H+ जाएगा तो सिर्फ यहाँ से, मान लो आपको पता है कि एक ही COOH ग्रुप था तो वहाँ से एक साइड से आपने H+ को रिमूव करवा दिया। बट अब आपके पास में 2 नाइट्रोजन ग्रुप है, आप कहाँ से H+ को कौन सा लोन पे डोनेट करवा करके आप H+ यहाँ पे लेकर के आओगे। आपको ज़्विटराइड बनाना है तो आपके पास जो चार्जेस होना चाहिए वो इक्विवेलेंट अमाउंट में होने चाहिए, मतलब अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज सिर्फ होना चाहिए। आप दोनों को प्रोटोनेट नहीं करवा सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि कौन से चार्ज किसके ऊपर आने के बाद ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, हाँ, यहाँ पे लाइसिन में आप क्या देखोगे कि अगर मान लो मैंने फर्स्ट केस में इसको प्रोटोनेट करवा दिया, इसको मैंने प्रोटोनेट करवा दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, NH3+ हो जाएगा। बट आपको ध्यान में क्या रखना होगा कि ये जो COO- ग्रुप होता है ये -I ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा। तो अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से आप इस वाले ग्रुप को प्रोटोनेट नहीं करवाओगे, इसका ज़्विटराइड यहाँ से नहीं बनवाओगे, आप ज़्विटराइड इस वाले साइड से बनवाओगे, ठीक है। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट फिनोमिना होता है। तो जैसे अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को बहुत ही डिस्टेंस से उतना विड्रॉ नहीं कर पाएगा और ये स्टेबल रहेगा, ठीक। तो अगर आपको लाइसिन का ज़्विटराइड बनाना होगा तो आप इस तरीके से बनाओगे, ठीक। उसी तरीके से हम कुछ और अमीनो एसिड्स के देख लेते हैं कि कैसे ज़्विटराइड फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, मैंने कुछ और स्पीशीज़ ड्रॉ कर दी हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ज़्विटराइड के फॉर्म में इनको ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो, फर्स्ट वाला जो मैंने बनाया है ये क्या है, अस्पार्टिक एसिड है, सेकंड वाला आपका आर्जिनिन है और थर्ड वाला हिस्टिडिन है। देखिए, अब यहाँ से आप ज़्विटराइड बनाना चाहोगे तो क्या होगा, आपके पास NH2 ग्रुप सिर्फ एक ही है, तो अगर प्रोटोनेट करवाने का साइट आपके पास एक ही है तो आपको पता है कि पक्का यही वाला साइट प्रोटोनेट होगा, ठीक है। अब आप प्रोटॉन को लूज़ कहाँ से करवाओगे, आपके पास 2 COOH ग्रुप है यहाँ पे, तो इनमें से लूज़ कहाँ से करवाओगे। देखो, जहाँ पे जो COOH+ के जाने के बाद जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, अब वही वाली साइड को से H+ को लूज़ करवाओगे। जैसे यहाँ पे मान लो इस वाले केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ से H+ लूज़ कराती हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको पता है कि जो NH3 पॉजिटिव है अभी यहाँ पे -I इफेक्ट की तरह काम कर रहा है, -I ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो अगर नेगेटिव चार्ज इसके जितने ज़्यादा नज़दीक में रहेगा वो उतना ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करके इसको स्टेबल बना देगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाते तो ये जो डिस्टेंस है ये इससे बढ़ जा रही है और बढ़ जाने की वजह से क्या हो रहा है, उसको काफ़ी अच्छे से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो पुल अपनी तरफ नहीं कर पाएगा और इसको ज़्यादा स्टेबल नहीं बना पाएगा। तो इसलिए अगर हमें अस्पार्टिक एसिड को ज़्विटराइड के फॉर्म में रखना है तो वो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। अब सेकेंड इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास देखिए NH2 ग्रुप, नाइट्रोजन आपके पास 2 है, ये बेसिक अमाइनो एसिड है तो नाइट्रोजन डेफिनेटली 2 ग्रुप आपके पास में है, एक COOH ग्रुप है। तो अगर H+ जाएगा तो सिर्फ यहाँ से जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। प्रोटोनेट कौन सा साइड करोगे आप, या तो ये साइड प्रोटोनेट करवा सकते हो या ये करवा सकते हो या फिर ये करवा सकते हो। देखो, ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 है, ये sp3 है, और ये वाला जो है या फिर ये है ये sp2 होते हैं ना। आपको पता है कि इसका जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से वो फ्री नहीं होता है, और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है या फिर कोई भी स्पीशीज़, अगर कोई बेस है वो अच्छा बेस कब होगा, जब वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है। उनका जो ऑर्डर होता है उनकी बेसिसिटी का
sp3 अगर कोई ग्रुप है तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा। फिर sp2 होते हैं, उसके बाद sp होते हैं, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रुप है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये दोनों जो ग्रुप्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से अपना जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको अच्छे तरीके से डोनेट नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से यहाँ पे प्रोटोनेट कौन सा साइड होगा, ये वाला साइड होगा प्रोटोनेट, ठीक। तो यहाँ पे ये NH3 पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। आप क्या देखोगे कि लोन पेयर का डोनेशन कहाँ पे अच्छी तरीके से हो पा रहा है, sp3 में सबसे अच्छा होता है, तो sp3 वाला सबसे जल्दी प्रोटोनेट हो जाएगा। बस नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ से एक COH से यहाँ से तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन आपको प्रोटोनेट कौन सा साइड करना है। अब देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट यहाँ के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आप क्या करोगे, आप sp3 वाले को प्रोटोनेट करवाओगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब देखिए यहाँ पे आप इसको अगर प्रोटोनेट करवाते हो, H+ मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट में रखा, इसको मैंने प्रोटोनेट करवा दिया, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, NH2 पॉजिटिव हो गया। इसके ऊपर आने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलाइज्ड है, ठीक है। ये वाला अब लोन पेयर अपना डोनेट करेगा अगर, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ओपन अप हो जाएगा, और ओपन होने के बाद इस नाइट्रोजन के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज था वो चला जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आ गया। इसी तरीके से थर्ड केस में आप इस वाले लोन पेयर को डोनेट करवा दो और इसको ऊपर कर दो, इसको ओपन कर दो, इस बॉन्ड को जैसे आप ओपन करोगे उसके बाद इसका जो पॉजिटिव चार्ज था ये चला जाएगा, और यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलाइज्ड है। इसलिए इस केस में आप ये sp3 वाले को प्रोटोनेट ना करवा करके आप इस वाले कार्बन को नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करवाते हो sp2 वाले को। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको हमेशा तो sp3 वाले को ही प्रोटोनेट करवाना है जल्दी से, लेकिन अगर कहीं पे उसको रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलाइजेशन मिल रहा होता है तो आप उसको पहले प्रोटोनेट करवा दोगे, ठीक है। तो ज़्विटरलैंड फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ज़्विटरलैंड हम बनाएंगे अगर आपको दे दिया गया तो, ठीक। तो ये तो कॉन्सेप्ट था पूरा आपके ज़्विटरलैंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है पीआई कैलकुलेशन का। पीआई कैलकुलेशन क्या होता है, आपने एक टर्म सुना होगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक, इसी को पीआई से डिनोट करते हो। देखो पीआई होता क्या है, बेसिकली ये पीएच ही होता है। जैसे हम कोई भी स्पीशीज़ है उसका अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या उसकी पावर हमें पता करनी होती है तो पीएच के थ्रू पता करते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच को बोलते हैं। तो पीआई जो होता है वो भी एक तरीके से पीएच ही होता है, बट ये ऐसा पीएच होता है जिसपे जो मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, जो भी स्पीशीज़ हमने ले रखी है अपनी स्टडी करने के लिए या फिर जो भी अमाइनो एसिड हमने ले रखा है, उसके ऊपर जो नेट चार्ज आ रहा होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। ठीक है, पीआई ऐसा पीएच होता है जहाँ पे जो भी आपने मॉलिक्यूल ले रखा है, जो भी अमाइनो एसिड आपने ले रखा है, उसका जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पीआई हम कुछ केसेस इसके देख लेते हैं। जैसे अब पीआई मैंने बताया कि पीआई पीएच के बराबर ही होता है। तो देखो मान लो मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, अब देखिए ये क्या है, अभी मैंने इसको ज़्विटरलैंड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास NH2 पॉजिटिव, अब ये एक ज़्विटरलैंड के फॉर्म में बन गया। अब देखिए मान लो मैंने बोला कि इसका PI है इक्वल 6K, मान लो मैंने बोला कि इसका जो PI है वो 6K है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस कंपाउंड को किसी ऐसे सॉल्वेंट मीडियम में रखते हो जहाँ पे जिसका pH जो है वो 6 है, तो उस टाइम अगर आप इसको क्या करते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हो, या फिर इसको आप क्या करते हो किसी ऐसे मीडियम में रखते हो। देखो मान लो मैंने एक मीडियम तैयार किया, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है, आपने यहाँ पे
इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। चलो छोड़ो, आगे का आप देख लेना। ये क्या है, ये कैथोड है और ये एनोड है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे सॉल्वेंट आपने इसमें पुट कर दिया है। ये आपका कैथोड है, ठीक। आपने ये सॉल्वेंट ले रखा था जिसका पीएच आपने 6 ले रखा है और आपने इस मॉलिक्यूल को इस सॉल्वेंट में डाला। तो आपको क्या करना है, आपने इसको जैसे डाला, अभी इसका पीआई कितना है, 6 है। तो अगर पीआई इस सॉल्वेंट के ही जो जितना पीएच है उसके इक्वल में आ जाता है तो इस टाइम ये जो मॉलिक्यूल था इसका नेट चार्ज कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। अगर इसका नेट चार्ज 0 है ना, तो अगर आप इसको यहाँ पे प्लेस करते हो तो ये किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ में मूवमेंट नहीं शो करेगा, ना ही एनोड की तरफ ना ही कैथोड की तरफ, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं है। तो वो किसी भी साइड पे, किसी भी इलेक्ट्रोड की साइड पे मूवमेंट नहीं शो करेगा। या फिर देखो, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस अगर मैं लेती हूँ कि मैंने कोई ऐसा पीआई चूज़ कर लिया मॉलिक्यूल का, मैंने पीआई मान लो 6 है, मैंने जो सॉल्वेंट है उसका पीएच क्या किया, मैंने बढ़ा दिया या फिर घटा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगी, या फिर उसका मूवमेंट किधर होगा। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मान लो मैंने पीआई जो लिया वो आपके पीएच से ज़्यादा ले लिया, ठीक है। मान लो ये सेकंड केस था। फर्स्ट केस तो था कि आपका जो पीआई है वो पीएच के इक्वल है, पीएच के इक्वल है, तो वो जो मॉलिक्यूल है वो नेट कोई भी मूवमेंट नहीं शो करेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने जो पीआई है सेकंड केस में वो पीएच से ज़्यादा ले लिया। सॉल्वेंट का पीएच आपने 6 रखा, पीआई इस मॉलिक्यूल का मान लो आपने कोई भी और मॉलिक्यूल लिया, या फिर कह लो ये 6 है और ये पीएच आपने सॉल्वेंट का चेंज करके इसको 4 कर दिया अभी, ठीक है। पीएच आपने 4 कर दिया। अब देखो ये रहा आपका मॉलिक्यूल, आप इसको जैसे ही इसमें डिप करोगे, ठीक है, पीएच इसके पीआई से कम हो गया। पीएच कम होने का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने सॉल्वेंट ले रखा है वो कैसा है, वो एसिडिक है। एसिडिक है मतलब वहाँ पे H+ आयंस एक्सेस में होंगे। अगर वहाँ पे H+ आयंस सफिशिएंट अमाउंट में होंगे तो यहाँ पे जैसे ही H+ आयंस इसको मिलेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको ग्रैब कर लेगा, ठीक है। जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज इसको ले लेगा तो इसके ऊपर आने वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा और यहाँ पे COOH बन जाएगा ये। अब आपका जो मॉलिक्यूल है ये ओवरऑल न्यूट्रल नहीं रह गया। अभी इसके ऊपर देखिए एक एक्सेसिव चार्ज प्लस आयन का मिल रहा है। तो अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो अगर आप उसको सैंपल में रखे हुए हो और इसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो गया तो वो किस तरफ मूवमेंट शो करेगा, वो कैथोड की तरफ में मूवमेंट शो करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया तो वो कैथोड की तरफ में मूवमेंट शो कर देगा, मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो इस केस में अगर पीआई जो है वो पीएच से ज़्यादा हो जाता है किसी मॉलिक्यूल का, तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल रहता है, आपका जो भी सैंपल है, कैथोड की तरफ में मूवमेंट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब थर्ड केस की हम डिस्कशन करते हैं कि मान लो आपने ऐसा पीआई लिया हुआ है जो आपके पीएच से, सॉल्वेंट की पीएच से कम है। मान लो मैंने इसका सॉल्वेंट का जो पीएच है उसको चेंज करके 8 कर दिया, इसका पीएच मैंने बढ़ा दिया। अब अगर मैंने पीएच बढ़ा दिया तो पीएच ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है, जो आपका सॉल्वेंट आपने ले रखा है उसमें OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर OH- आयंस की अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, हमने पहला वाला मॉलिक्यूल अभी भी लिया हुआ है, अब इसमें OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वो क्या करता है, सिस्टम से H+ आयन को H+ आयन को निकाल लेता है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इस वाली साइड से H+ आयन को उठा लेगा। तो जैसे ही यहाँ से H+ को वो उठाएगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा सिर्फ, इसके पहले NH3 था, NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे NH2 बचेगा सिर्फ। अब ये जो मॉलिक्यूल है वो ओवरऑल न्यूट्रल ना होकर के अब वो नेगेटिवली चार्ज बन गया। अब जैसे ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की एक्सेस होना शुरू हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल है आपका, अगर आप आपने इसको इसमें डिप किया हुआ था तो ये एनोड की तरफ में मूवमेंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपका जैसे ही अगर आपका पीएच पीआई से ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे जो आपका सैंपल रहता है ठीक है, आपका जो भी सैंपल था वो एनोड की तरफ में मूवमेंट करना शुरू कर देता है, ठीक। तो ये हो गया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इसके बारे में मैं थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसा इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जहाँ पे जो नेट चार्ज होता है मॉलिक्यूल के ऊपर वो 0 हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से वो जब आप उसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के मीडियम में रखते हो तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करता है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है, अगर वो पीआई पीएच के इक्वल है तब तो कोई मूवमेंट नहीं शो करेगा। अगर आपने सॉल्वेंट का पीएच जो है वो कम कर दिया तब वो जो मॉलिक्यूल रहेगा, जो सैंपल रहेगा आपका, वो कैथोड की तरफ में मूव करेगा। अगर आपने उसका पीएच पीआई से ज़्यादा कर दिया
तब वहाँ पे आपका जो सैंपल रहेगा वो एनोड की तरफ मूव करेगा। अभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्स में आपको कुछ कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड दे देंगे और उनके कुछ पीके की वैल्यू दे देंगे और आपको उसका नेट पीआई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल देंगे, ठीक है। जैसे ये आपका एसिटिक एसिड है, COH ग्रुप है सॉरी, तो इसके पास PKA ये 1 हो गया, इसका PKA कुछ था PKA 2, ठीक है, इसका PKA 1 हो गया, इसका PKA 2 हो गया। यही दोनों ग्रुप्स के अंदर के पास एसिडिटी या बेसिसिटी ये शो करते हैं, तो यहाँ पे PKA 1 हो गया, PKA 2 हो गया। अगर यहाँ पे आपको PI कैलकुलेशन यहाँ पे करना है तो आप कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको PI कैलकुलेशन इनमें करना होता है तो आप क्या करोगे, सिंपल सा तरीका है कि जो दोनों PKAs की वैल्यू है PKA 1 प्लस PKA 2 इनको आप सम करके इनका डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे, मतलब एवरेज निकाल लोगे इन दोनों जो PKA वैल्यूज़ का, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट केस, ठीक। अगर सेकंड केस मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल मैंने लिया, ये आपका ग्लूटामिक एसिड है, यहाँ पे इस COOH ग्रुप का PKA 1 है, ये PKA 2 है, यहाँ पे PKA 3 है। अब यहाँ पे आपको 3 PKAs मिल गया, ठीक है। अब आप इसका PI कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखिए जब आपके पास ऐसी कोई ग्रुप आ जाए जहाँ पे कोई एक टाइप की स्पीशीज, जैसे एसिडिक ग्रुप यहाँ पे एक्सेस में हो गया है, बेसिक ग्रुप कम है, तो आपको क्या करना है, जब ऐसा कोई केस आ जाता है यहाँ पे PI कैसे निकालते हो, PI कैलकुलेट करते हो आप उन दोनों PKAs का एवरेज निकालते हो जो सिमिलरली आयनाइजेबल होते हैं, ठीक है। सेम टाइप के जो आयन्स होंगे उनका PKA का एवरेज निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टाइप के PKA कौन कौन से हैं, एक ये PKA 1 है और PKA 3 है, ये दोनों सेम टाइप की स्पीशीज है, दोनों एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। तो इनका PI कैसे निकालोगे, PI इक्वल्स टू PKA 1 प्लस PKA 2/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिमिलरली आयनाइजेबल जो ग्रुप्स होते हैं उनका PKA का एवरेज लेते हो, ठीक। ये तो क्या सेकंड केस। अब देखिए मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ, ठीक। ये आपका लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए PKA 2 और ये हो गया आपका PKA 3, ये PKA 3 हो गया। तो अब देखिए इसमें आप PI कैसे निकालोगे, सिमिलरली आयनाइजेबल ग्रुप्स का आपको PKA का एवरेज लेना होता है आपको, तो आप क्या करोगे, इसमें क्या हो जाएगा, PI इक्वल्स टू PKA 2 प्लस PKA 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जो सिमिलरली आयनाइजेबल जो ग्रुप्स होते हैं उनके PKAs का एवरेज निकाल लोगे यहाँ पे। लास्ट केस एक और देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ बताया PKB 3, ये मैंने कुछ वैल्यूज़ बताई PKA 1, PKA 2, PKB 3। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको सिमिलरली आयनाइजेबल ग्रुप्स का PKA का एवरेज निकालना होता है, तो आप क्या करोगे, PKA 2 और PKB 3 का एवरेज ले लो PI में, ठीक है। तो आप ऐसे कर लोगे, ऐसे इनका एवरेज निकाल लोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन
ये जो आपने यहाँ पे हमने कुछ ध्यान देने की बातें हैं कि यहाँ पे मैंने अभी तक सारे जो केसेस थे उन सब में मैंने क्या किया था, pKa को ऐड किया था, pKa का एवरेज दिया था। अगर आपने pKa को pKb की वैल्यू से ऐड कर दिया तो ये जो आपका पूरा कैलकुलेशन होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, पीआई कैलकुलेशन में आप हमेशा pKa का एवरेज लेते हो। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी pKb दिया हुआ रहेगा तो आपको उसको pKa में कन्वर्ट करना होगा। जैसे आपको पता है कि जो ये एक फॉर्मूला होता है, इसके थ्रू अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी pKb दे दिया गया है तो आप उसको पहले pKa की वैल्यू में कन्वर्ट करोगे। आप उसको जैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे फिर उस वैल्यू को पुट करके आप इनका एवरेज निकालोगे। ठीक है, तो यही बात आपको ध्यान में रखनी थी कि आपको पहले pKb की वैल्यू को pKa में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में आपको इसका एवरेज निकालना है। ठीक ठीक, तो ये तो हो गया इतना आपकी वैल्यूज़ जो पीआई कैलकुलेशन वगैरह की। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी प्रिपरेशन को देखेंगे, किस तरीके से अमाइनो एसिड्स की प्रिपरेशन करी जाती है और कुछ इनके केमिकल रिएक्शंस। ठीक।